एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रतिदिन औसतन 82 मर्डर केस दर्ज किए जाते हैं। इनमें से ज्यादातर केस के बारे में तो बाहरी लोगों को पता भी नहीं चलता है और अक्सर केस की फाइल थाने तथा कोर्ट कचहरी में ही धूल फांकती रहती है। मगर इसी भारत में कुछ ऐसे मर्डर केस भी हुए हैं जो न सिर्फ देश भर में चर्चित रहे, बल्कि वो केस आज भी गाहे बगाहे चर्चा में आ ही जाते हैं। जेसिका लाल मर्डर केस एक वैसा ही केस है जिसे सालों बाद भी लोग भुलाए नहीं भूल पाते हैं। जेसिका लाल मर्डर केस को भारत का सबसे हाई प्रोफाइल मर्डर केस माना जाता है। इस मर्डर केस के तार भारत के पूर्व राष्ट्रपति के एक रिश्तेदार से लेकर एक सांसद, विधायक के बेटे और भारत के एक बड़े क्रिकेटर के पिता के अलावा कई बड़े बड़े बिजनेसमैन और नामचीन हस्तियों तक से जुड़ता है। तो आखिर इस जेसिका लाल मर्डर केस की पूरी कहानी क्या है? हत्या की वजह क्या थी? हत्या किसने की थी और कितने लोगों से इस हत्या के तार जुड़े थे तथा इस पूरे मामले में कोर्ट का क्या फैसला था? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहिए। हत्या के बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और गवाहों के बारे में सुनकर आप शॉक्ड रह जाएंगे। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। यह घटना साल 1999 के अप्रैल महीने की है। साउथ दिल्ली के मेहरौली में स्थित कुतुब कॉलोनेट हवेली के अंदर टैमरिंड कोर्ट नाम का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। यह रेस्टोरेंट दिल्ली की प्रभावशाली और अमीर लोगों में गिने जाने वाली बीना रमानी का था। वैसे तो बीना रमानी भारतीय थीं, मगर उन्होंने कनाडाई मूल के जॉर्ज मेलहॉट नाम के एक बिजनेसमैन से शादी की थी। इस कारण बीना के पास कनाडा की नागरिकता थी। मगर आजकल ये पति पत्नी दिल्ली में ही रह रहे थे और मिलकर ये रेस्टोरेंट चला रहे थे। ये रेस्टोरेंट अपने महंगी पार्टियों के लिए जाना जाता था। हर थर्सडे को इस रेस्टोरेंट में बड़ी आलीशान पार्टी होती थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को एंट्री दी जाती थी। हमेशा की तरह 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात भी इस रेस्टोरेंट में एक बड़ी पार्टी आयोजित करने का फैसला किया जाता है। ये पार्टी बीना रमानी के पति जॉर्ज मेलहॉट के लिए थी। दरअसल जॉर्ज भारत छोड़कर अब कनाडा जा रहे थे, इसलिए इस फेयरवेल पार्टी का इंतजाम किया गया था। क्योंकि ये एक फेयरवेल पार्टी थी और वो भी रेस्टोरेंट्स के मालिक की, इसलिए इस पार्टी को बेहद ही खास बनाने का फैसला किया जाता है। पार्टी को खास बनाने के लिए आम बारटेंडर्स की बजाय महंगी और खूबसूरत मॉडल्स को बारटेंडर के तौर पर रखने का फैसला किया जाता है। बीना रमानी और जॉर्ज मेलहॉट की एक बेटी भी थी जिसका नाम मालिनी रमानी था। मालिनी रमानी भी उन दिनों मॉडलिंग में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही थी। इसके अलावा वो एक फैशन डिजाइनर भी थी, इस कारण मॉडल से उसकी जान पहचान भी थी। जब पार्टी में मॉडल को बारटेंडर्स के तौर पर रखने का फैसला होता है तो मालिनी अपनी पहचान का इस्तेमाल करते हुए अपने कुछ मॉडल दोस्तों से कांटेक्ट करते हुए पार्टी में टेंडर्स के तौर पर काम करने का ऑफर देती हैं। बदले में उन्हें मोटी रकम की पेशकश की जाती है। मालिनी ने जिनसे कांटेक्ट किया था उसमें एक मॉडल का नाम जेसिका लाल था। जेसिका का जन्म 5 जनवरी 1965 को हुआ था। पढ़ाई खत्म करने के बाद बला की खूबसूरत जेसिका लाल पिछले काफी समय से बतौर मॉडल काम कर रही थीं। इन्होंने भले ही बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं पाई थी, पर फिर भी इनका करियर ठीक ठाक चल रहा था। जब मालिनी जेसिका को पार्टी में बारटेंडिंग का ऑफर देती हैं, तो जेसिका इस ऑफर के लिए हाँ कर देती है। सब कुछ तय होने के बाद फाइनली पार्टी वाली रात यानी 29 अप्रैल 1999 को वो पार्टी में आ जाती हैं। इस पार्टी में दिल्ली के कई नामी गिरामी बिजनेसमैन के अलावा कई नामचीन हस्तियां भाग ले रही थीं। खाने पीने की चीजों के साथ साथ बड़े पैमाने पर पार्टी में शामिल लोग शराब का भी मजा ले रहे थे। तय प्रोग्राम के तहत पार्टी 11 बजे रात में खत्म हो जानी थी, मगर पार्टी देर रात तक चलती ही रहती है। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे थे, तभी पार्टी में 4 लड़के एक साथ आते हैं। ये लड़के थे सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मन्नू शर्मा, विकास यादव, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना। सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मन्नू शर्मा हरियाणा के बड़े नेताओं में गिने जाने वाले विनोद शर्मा का बेटा था। विनोद शर्मा 1987 से 1985 तक पंजाब में एमएलए थे। वहीं 1992 से 1998 तक ये राज्यसभा एमपी रह चुके थे। इसके अलावा 2005 से 2014 तक ये लगातार हरियाणा में एमएलए भी चुने गए थे। मतलब मनु शर्मा एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन का बेटा था। मनु शर्मा के साथ मौजूद विकास यादव भी कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि वो यूपी के बाहुबली नेता में गिने जाने वाले डीपी यादव का बेटा था। डीपी यादव की बात करें तो ये 1989 से 1996 तक यूपी में विधायक थे। फिर 1996 से 1998 तक लोकसभा एमपी थे। 1998 में समाजवादी पार्टी की ओर से
उन्हें राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा गया। ये 2007 से 2012 तक विधायक भी रह चुके हैं। इन दोनों के अलावा इनके साथ मौजूद आलोक खन्ना तथा अमरदीप गिल कोका कोला कंपनी का बड़ा अधिकारी था। ये चारों दोस्त मिलकर दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में एक बड़े से बंगले में पार्टी कर रहे थे। तभी मनु शर्मा को याद आता है कि हर थर्सडे को टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट में बड़ी पार्टी आयोजित की जाती है, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। बस इसी के बाद मनु शर्मा अपनी कार निकालता है और चारों दोस्तों के साथ पार्टी में चला जाता है। पार्टी में आते ही मनु शर्मा और उसके दोस्त काफी देर तक नाचते रहते हैं और कुछ खाते पीते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो शराब के काउंटर पर पहुंचते हैं और वहां खड़ी जेसिका लाल से शराब देने के लिए कहते हैं। इस पर जेसिका कहती हैं कि शराब खत्म हो चुकी है। इस पर मनु शर्मा अपनी जेब से 1000 रुपए का नोट निकालता है और जेसिका लाल की ओर बढ़ाते हुए फिर से शराब देने के लिए कहता है। जेसिका लाल शराब खत्म का हवाला देते हुए एक बार फिर से शराब देने से इनकार करती हैं। इसे मनु शर्मा खुद की इंसल्ट मानता है और अपनी पिस्टल निकालकर हवा में 2 फायर करते हुए फिर से शराब देने के लिए कहता है। एक बार फिर से जेसिका लाल कहती हैं कि शराब खत्म हो गई है। इस पर मनु शर्मा अपना पिस्टल निकालकर हवा में फायर करने की बजाय सीधे जेसिका पर तान देता है और अगले ही पल गोली चला देता है। गोली सीधे जेसिका लाल की बाईं आंख को चीरते हुए खोपड़ी में जा लगती है। गोली लगते ही जेसिका वहीं पर धड़ाम से गिर जाती हैं। मगर पार्टी में मौजूद लोग उस वक्त तक शराब के नशे में और पार्टी की धुन में इतने ज्यादा खो चुके थे कि उन्हें पता भी नहीं चलता है कि इस पार्टी में किसी की हत्या हो गई है। अगले कई मिनट तक पार्टी यूं ही चलती रहती है। हालांकि कुछ समय बाद जेसिका लाल पर बीना रमानी की नजर पड़ती है। बीना रमानी भागते हुए जेसिका के पास जाती हैं। यहाँ बीना की नजर मनु शर्मा पर भी पड़ती है। मनु शर्मा को देखते हुए तुरंत बीना पूछती हैं कि तुम कौन हो और पार्टी में ये पिस्तौल लेकर क्यों आए हो। बीना की इन बातों को सुनकर मनु शर्मा हड़बड़ाहट में कहता है कि गोली मैंने नहीं चलाई है, और फिर वो तेजी से बाहर की तरफ भागने लगता है। रेस्टोरेंट में मौजूद सिक्योरिटी गार्ड मनु शर्मा को रोकने की कोशिश भी करते हैं, मगर सभी को छकाते हुए मनु शर्मा अपनी बाकी के तीनों दोस्तों के साथ वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। मनु के भाग जाने के बाद तुरंत जेसिका लाल को अपोलो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मगर हॉस्पिटल लाते ही उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। इधर मनु शर्मा पार्टी से भागने के बाद किसी अनजान जगह पर अपनी पिस्तौल मिट्टी के नीचे छिपा देता है और फिर ये भी भागते हुए विकास यादव के गाजियाबाद वाले बंगले में पहुंच जाते हैं और रात भर यहीं ठहरता है। यहीं रुकते हुए ही मनु शर्मा अपने एक और दोस्त मनु झिंगन से कांटेक्ट करता है और उसे उस जगह के बारे में बताता है जहां उसने पिस्तौल छुपाई थी, और फिर वो मनु झिंगन से पिस्तौल को नष्ट करने के लिए कह देता है। इसके बाद ये सभी दोस्त अंडरग्राउंड हो जाते हैं। अब तक ये मामला पुलिस तक भी पहुंच गया था। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर देती है। घटना के समय उस रेस्टोरेंट में लगभग 100 लोग मौजूद थे। उनमें से ज्यादातर लोग पुलिस को बताते हैं कि ये गोली मनु शर्मा ने चलाई थी। कुछ लोगों ने लिखित में गवाही दी कि मनु शर्मा ने ये गोली चलाई है। कुल मिलाकर पुलिस के पास गवाहों की लंबी फौज होने के साथ साथ मनु शर्मा के गुनाह के पुख्ता सबूत भी थे। इसलिए पुलिस दिन रात मनु शर्मा और उसके 3 दोस्तों की तलाश में लगी हुई थी, मगर मनु शर्मा का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। हालांकि काफी खोजबीन के बाद 2 मई 1999 को दिल्ली पुलिस मनु शर्मा की वो टाटा सफारी कार बरामद करने में कामयाब हो जाती है, जिस कार से ये लोग पार्टी में आए थे और फिर वहां से भागे थे। अब तलाश थी असल गुनहगारों की। मनु शर्मा अब तक फरार था, मगर 4 मई 1999 को पुलिस मनु शर्मा के 2 करीबी दोस्तों अमरदीप सिंह गिल तथा अशोक खन्ना को गिरफ्तार कर लेती है। ये भी पार्टी में शामिल थे। दोस्तों को गिरफ्तार करने के बाद उनसे पूछताछ के आधार पर पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी करके मनु शर्मा को गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी रहती है, मगर मनु शर्मा हाथ नहीं आता है। हालांकि पुलिस के दबाव के बाद फाइनली 6 मई 1999 को मनु शर्मा चंडीगढ़ में सरेंडर कर देता है। इसके अलावा बंदूक को नष्ट करने वाले मनु झिंगन को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद 8 मई 1999 को दिल्ली पुलिस इस पार्टी को आयोजित करने वाली और रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी को उनके पति जॉर्ज तथा बेटी मालिनी के साथ गिरफ्तार कर लेती है। इन लोगों पर आरोप लगा था कि इन्होंने बिना लाइसेंस के पार्टी में शराब उपलब्ध करवाई। पुलिस की जांच में यह भी खुलासा होता है कि ऑन पेपर यह दर्शाया गया था कि यह जॉर्ज की फेयरवेल पार्टी थी, जिसमें महज कुछ चुनिंदा लोग ही शामिल हुए थे, मगर जांच में सामने आता है कि यह पार्टी ऐसी थी जिसमें दिल्ली के हाई क्लास सोसाइटी से संबंध रखने वाला कोई भी व्यक्ति आ सकता था। बीना रमानी पर यह भी आरोप लगाया जाता है
कि बीना रमानी ने घटना के कुछ ही समय बाद जेसिका के खून के धब्बों को वहां से साफ करवा दिया। इस तरह पुलिस बीना रमानी पर सबूत मिटाने के भी आरोप लगाती है। अभी दिल्ली पुलिस इस केस की जांच ही कर रही थी कि इस जांच की आंच उल्टा दिल्ली पुलिस पर ही पड़ जाती है। दरअसल जांच में यह पता चलता है कि इस घटना वाली रात यानी 30 अप्रैल की रात पार्टी में दिल्ली पुलिस के जॉइंट कमिश्नर वाई.एस. डडवाल भी उस पार्टी में थे। इस खुलासे के बाद वाई.एस. डडवाल को उनकी पोस्ट से हटाते हुए जांच से अलग कर दिया जाता है। पुलिस कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी थी, मगर विकास यादव अब भी लापता था। पुलिस दिन रात विकास यादव को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। हालांकि 29 मई 1999 को विकास यादव खुद ही दिल्ली पुलिस के सामने आकर सरेंडर कर देता है। पता चलता है कि विकास यादव ने दिल्ली पुलिस में सरेंडर करने से पहले बजाबते मिजोरम जाकर वहां की एक स्थानीय अदालत से अंतरिम जमानत भी ले ली थी। दिल्ली पुलिस के लिए ये एक बड़ी नाकामी थी। अभी पुलिस आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच कर ही रही थी तथा सबूत और गवाह इकट्ठे किए ही जा रहे थे कि सबसे पहले रेस्टोरेंट चलाने वाली बीना रमानी, उसके पति और बेटी तीनों को जमानत मिल जाती है और वो सभी जेल से बाहर आ जाते हैं। हालांकि इन तीनों के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं। रेस्टोरेंट भी सील कर दिया जाता है। पुलिस लाख कोशिश के बावजूद हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद नहीं कर पाती है, मगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तथा पार्टी में मौजूद लोगों के बयान के आधार पर मजबूत केस बनता है। इस पूरे केस में पुलिस के लिए सबसे अहम गवाह सायन मुंशी नाम का एक शख्स बनता है। मुंशी पुलिस को लिखित बयान में बताता है कि मनु शर्मा ने जेसिका को गोली मारी थी। इन सब लोगों की गवाही तथा पुलिस की छानबीन के बाद मामले की सुनवाई कोर्ट में शुरू होती है और फाइनली पुलिस 3 अगस्त 1999 को इस मामले में 12 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है। अदालत कार्यवाही की शुरुआत में लग रहा था कि यह केस एक खुली किताब जैसा है। लग रहा था कि मनु शर्मा को जेसिका की हत्या के लिए तुरंत कड़ी सजा सुनाई जाएगी, मगर मामला अदालत में आते ही नया रूप लेना शुरू करता है। एक के बाद एक गवाह अपने बयान से पलटने शुरू हो जाते हैं। सुनवाई के दौरान सबसे पहले इस केस का सबसे अहम गवाह माना जा रहा सायन मुंशी 3 मई 2001 को अपने बयान से पलट जाता है। इसके बाद 5 मई को इलेक्ट्रीशियन शिवदास भी पहले दी गई अपनी गवाही से पलटकर मनु शर्मा को पहचानने से इनकार कर देता है। इस केस का तीसरा अहम गवाह करण राजपूत था। वो भी 16 मई को अपने बयान से पलट जाता है। पहले बीना रमानी ने पुलिस के सामने गवाही दी थी कि उसने मनु शर्मा को गोली चलाकर भागते हुए देखा था, मगर कोर्ट में आकर बीना रमानी भी अपने बयान से पलट जाती हैं और कहती हैं कि मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकती कि गोली चलाकर भागने वाला शख्स मनु शर्मा ही था। रोज रोज गवाहों के बदलते बयान की वजह से दिन प्रतिदिन केस काफी कमजोर होता चला जाता है। यहां तक कि जिस सायन मुंशी ने पुलिस को लिखित में अपनी गवाही दी थी, वो भी कोर्ट में गवाही देते समय अपने बयान से मुकर जाता है और कहता है कि मुझको हिंदी तो आती ही नहीं है। ये बयान पुलिस ने मुझे लिख कर दिया था, उस पर मैंने बस साइन किया था। कोर्ट में सायन मुंशी एक नई कहानी सुनाते हुए बताता है कि उसने जब मनु शर्मा को गोली चलाते हुए देखा तब मनु शर्मा छत की तरफ फायर कर रहा था, जबकि जेसिका की मौत किसी और की गोली से हुई थी। गवाहों के पलटने के अलावा पुलिस द्वारा जमा किए गए सबूत भी अदालत में झूठे साबित होने शुरू हो गए। पुलिस ने पूरे मामले में क्राइम सीन से बरामद खोखे को अहम सबूत बताया था, मगर जब अदालत में सैंपल आए तो पता चला कि पुलिस ने जो खोखे बरामद किए हैं वो अलग अलग बंदूक के थे। इस तरह जो केस पहले क्लियर कट मर्डर का केस लग रहा था, वो अब रहस्यों से भर गया, या कहें कि साजिशों के दम पर इस केस को रहस्यों से भरा बना दिया गया। इस केस में कुल 19 गवाह कोर्ट में अपने बयान से पलट जाते हैं, मगर बीना रमानी की बेटी मालिनी और बीना का पति जॉर्ज अपने बयान पर कायम रहते हैं और कोर्ट में ये दोनों मनु शर्मा की पहचान गोली चलाने वाले शख्स के तौर पर करते हैं। हालांकि ये 2 गवाह काफी नहीं थे। पुलिस का केस काफी हद तक कमजोर हो चुका था, इसलिए 12 अप्रैल 2005 को दिल्ली हाई कोर्ट से मनु शर्मा को बेल मिल जाती है और वो जेल से बाहर आ जाता है। भले ही आरोपियों को बेल मिल गई थी, मगर हमें उम्मीद थी कि शायद पुलिस कुछ ऐसा निकाल कर ले आए जिससे गुनहगारों का गुनाह साबित हो जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए। मगर ये भरम 21 फरवरी 2006 को हमेशा के लिए टूट जाता है। 21 फरवरी 2006 को इस केस की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया जाता है, जिसमें गवाहों के पलटने की वजह से तथा पुलिस द्वारा हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद न कर पाने की वजह से मनु शर्मा, विकास यादव समेत सभी 9 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। ये फैसला
एडिशनल सेशन जज SL भयाना ने सुनाया था। कोर्ट ने मनु शर्मा, उसके 3 दोस्तों समेत कुल 9 लोगों को बाइज्जत बरी किया। विकास यादव को भी अदालत में बेगुनाह मानते हुए छोड़ दिया था। जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, विकास यादव उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता DP यादव का बेटा था। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी विकास यादव ने जेसिका लाल मर्डर केस में बेल पर बाहर आकर हिला देने वाले नीतीश कटारिया मर्डर केस को भी अंजाम दिया था। अगर आप नीतीश कटारिया मर्डर केस के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हम नीतीश कटारिया मर्डर केस के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल जेसिका लाल मर्डर केस पर वापस आते हैं। कोर्ट द्वारा श्याम सुंदर शर्मा को भी बरी कर दिया गया था। श्याम सुंदर शर्मा भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के साले थे। आपको शायद यकीन ना हो, मगर जेसिका लाल मर्डर केस में क्रिकेटर युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह भी आरोपी बनाए गए थे, मगर कोर्ट ने बाकी के 9 आरोपियों के साथ योगराज सिंह को भी बेगुनाह मानते हुए बरी कर दिया था। इन सब के अलावा बरी होने वाली लोगों में चार्टर्ड अकाउंटेंट हरविंदर चोपड़ा, मोहाली का रहने वाला विकास गिल, दिल्ली का एक मशहूर बिजनेसमैन राजा चोपड़ा और अमित झिंगन थे। अमित पर क्राइम सीन से खून के निशान मिटाने के आरोप लगे थे। जब जेसिका लाल मर्डर केस के मुख्य आरोपी समेत सभी आरोपी बाइज्जत बरी कर दिए जाते हैं तो देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाता है। लोग दिल्ली पुलिस के विरोध में आ जाते हैं। देश भर में हो रहे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन की वजह से 24 फरवरी 2006 को अब दिल्ली हाई कोर्ट इस केस की स्वतः संज्ञान लेते हुए दिल्ली पुलिस को फिर से जांच करने का निर्देश देती है। अब तक दिल्ली पुलिस के कई पुराने आला अधिकारी बदल चुके थे जिन्होंने पहले इस केस की जांच की थी। इसलिए जब नए अधिकारी इस केस की जांच करते हैं तो खुलासा होता है कि इस जांच में दिल्ली पुलिस की पुरानी टीम की ओर से बहुत ज्यादा लापरवाही बरती गई थी। इसका सबूत ये भी था कि कोर्ट ने आरोपियों को सबूतों तथा गवाहों के अभाव में बरी करते हुए ये भी टिप्पणी की थी कि ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए ही अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। दिल्ली पुलिस की इंटरनल इंक्वायरी में खुलासा होता है कि इस केस के मुख्य जांच अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बड़े स्तर पर गड़बड़ी की थी। इतना ही नहीं, कोर्ट में जो 2 अलग अलग बंदूक के खोखे दिखाए गए थे वो भी जानबूझकर CFSL टीम के अधिकारी रूप सिंह द्वारा बदले गए थे। इसी जांच के बाद फाइनली 13 मार्च को दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट में निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले को चुनौती देती है और एक बार फिर से इस केस की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट में शुरू होती है। अभी केस की सुनवाई चल ही रही थी कि 27 सितंबर 2006 को खोजी पत्रकारिता के लिए मशहूर तहलका द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन जारी किया जाता है। इससे खुलासा होता है कि जिस सायन मुंशी ने अदालत में गवाही दी थी कि उसे हिंदी नहीं आती, वो झूठ बोल रहा था। इतना ही नहीं, स्टिंग ऑपरेशन से यह भी साफ होता है कि कई गवाहों ने जानबूझकर अपना बयान कोर्ट में बदला था क्योंकि उन्हें बुरी तरीके से धमकाया गया था या काफी पैसा दिया गया था। यहां तक कि बीना रमानी ने भी जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल से कहा था कि इन लोगों से पंगा मत लो। इन सब खुलासे के बाद 3 अक्टूबर 2006 को हाईकोर्ट इस केस की डे टू डे हियरिंग का आदेश देती है और लगातार 25 दिनों तक इस केस की सुनवाई चलती है। फाइनली 25 दिनों की सुनवाई के बाद 29 नवंबर 2006 को हाईकोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख लेता है। फिर 18 दिसंबर 2006 को फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के फैसले को बदल दिया जाता है तथा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस तथा गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए इस केस के मुख्य आरोपी मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, जबकि इसके साथ ही विकास यादव को 4 साल की सजा होती है। अमरदीप और आलोक खन्ना को भी दोषी पाया जाता है, इनको भी 4 साल की सजा होती है। बाकी लोग बरी कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, अपने बयान से पलटने वाले श्यान मुंशी तथा कोर्ट में गलत खोखा पेश करने वाले अधिकारी रूप सिंह के अलावा कोर्ट में गलत बयान देने तथा दबाव में आकर झूठी गवाही देने के लिए कुल 19 लोगों पर मामला दर्ज करते हुए मुकदमा शुरू किया जाता है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सजा पाए सभी अपराधी सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करते हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए इन लोगों को मिली सजा बरकरार रखती है। आरोपियों को भले ही सजा हो गई हो, मगर इन सब में जेसिका लाल के परिवार को सब कुछ खोना पड़ा। एक तो जेसिका लाल अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी, वहीं जब कोर्ट ने 2006 में आरोपियों को बरी किया तो इस खबर से जेसिका के पिता को ब्रेन स्ट्रोक हुआ और वो गंभीर रूप से बीमार हो गए और कुछ समय बाद उनकी भी मौत हो गई। उनसे पहले इस सदमे की वजह से जेसिका की मां की भी मौत हो गई। कोर्ट द्वारा आजीवन कारावास की सजा के बाद मनु शर्मा लगभग 17 साल तक जेल में रहा, मगर साल 2020 में अच्छे बर्ताव के चलते दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा
उसकी सजा को माफ कर दिया गया और वो जेल से बाहर आ गया। अभी मनु शर्मा की उम्र 47 साल बताई जाती है। जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल ने भी 2020 में मनु शर्मा को मिलने वाली आजादी का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि अगर इस हत्या के तुरंत बाद मनु शर्मा ने माफी मांगी होती तो शायद मेरी मां उसे तभी माफ कर देती। एक तरफ 2020 में इस केस के मुख्य आरोपी मनु शर्मा को जेल से आजादी मिल गई, वहीं साल 2021 में जेसिका लाल के परिवार की आखिरी सदस्य भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। दरअसल जेसिका की बहन सबरीना लाल की भी लीवर की बीमारी की वजह से 2021 में मौत हो गई। मतलब जेसिका लाल के परिवार में अब कोई नहीं बचा। दूसरी ओर इस केस के ज्यादातर आरोपी आज भी अपनी जिंदगी बड़े आराम से पूरे शानो शौकत से गुजार रहे हैं। मनु शर्मा के भाई कार्तिकेय शर्मा फिलहाल राज्यसभा एमपी भी हैं। 2022 में ही इन्होंने कांग्रेस के अजय माकन को हराते हुए राज्यसभा का चुनाव जीता था। कार्तिकेय शर्मा ITV मीडिया नेटवर्क के मालिक हैं, जिसके अंतर्गत देश भर में दर्जनों न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर इत्यादि चल रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे केस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही दिल दहला देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।